हेलो एवरीवन। आज हम सभी रिमोट सेंसिंग, जिसे हिंदी में सुदूर संवेदन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सुदूर संवेदन यानी कि किसी चीज, वस्तु, परिघटना का बिना किसी भौतिक संपर्क के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, बिना किसी वस्तु को स्पर्श किए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, जिसे सेंसर के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। फ्लाइड एफ सॉबिन्स के अनुसार दूर संवेदन अर्थात दूर से सूचना प्राप्त करना। दूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिसमें किसी लक्ष्य को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों के प्रयोग में लाया जाता है। B.L. डिक स्टूल के अनुसार दूर संवेदन एक अंतरा अनुशासनिक क्रिया है जिसमें किसी दूरस्थ प्लेटफॉर्म से प्रेषित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की तालिका, मॉनिटरन व आकलन करते हैं। रिमोट सेंसिंग को दो प्रकार से कार्य कराया जा सकता है। फर्स्ट, सक्रिय संवेदन। इसमें अपना स्वयं का ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है जिसमें एक संकेत उपग्रह या विमान से वस्तु या परिदृश्य की ओर जाता है। सक्रिय संवेदन में लेजर बीम या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल हो सकती हैं। सेकेंड, निष्क्रिय संवेदन। इसका अपना ऊर्जा स्रोत नहीं है बल्कि यह सूचनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए वस्तुओं से टकराकर सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। एक निष्क्रिय संवेदक एक कैमरे की तरह होता है जिसमें फ्लैश बंद होता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास। वर्तमान में जो सुदूर संवेदन की तकनीकों को हम देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। फर्स्टली, इसमें रिमोट सेंसिंग के जब प्रयोग किए जा रहे थे विभिन्न चरणों में, तो सबसे पहले इसे पतंगों के सहारे से उड़ाकर या गुब्बारे के सहारे से उड़ाकर इससे धरातल की तस्वीरें खींची जाती थी, परंतु यह कम दूरी तक ही यह सीमित रहता था। धीरे धीरे तकनीकों का विकास किया गया और वायु फोटोग्राफी, हवाई जहाज के थ्रू फोटो खींचे जाने लगे। फिर तकनीकियों का विकास हुआ और वर्तमान में जो हम लोग कृत्रिम सैटेलाइट या उपग्रह देख रहे हैं, यह इसी प्रयासों का परिणाम है। यह निम्न चरणों में इस प्रकार संभव हुआ। रिमोट सेंसिंग का पहली बार प्रयोग 1960 के दशक में इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जबकि रिमोट सेंसिंग शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य तक गढ़ा नहीं गया था। रिमोट सेंसिंग पहली बार लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था। 1850 में गैसफोर्ड फेलिक्स टू नाचल, जिसे आमतौर पर उनके पद नाम नादर से जाना जाता था, जो पहली हवाई तस्वीर खींची। एक गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग करते हुए नादर ने 1858 में एक फ्रांसीसी गांव की पहली सफल हवाई तस्वीर तैयार की। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी शुरुआती हवाई तस्वीर आज मौजूद नहीं है। 1880 में पतंगों की सहायता से वायु फोटोचित्र खींचने का प्रयास होने लगा। 1882 में E.D. आर्किटेक्ट नामक एक अंग्रेज मौसम विज्ञानी ने पतंग फोटोग्राफी की। 1903 में वायुयान का आविष्कार हो चुका था। 1909 में विल्बर राइट नामक छात्र पायलट के साथ उड़ान भरकर इटली के नौसेना अधिकारियों के प्रयोग हेतु एक चलचित्र बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य अनुसंधान कार्यों में इसका उपयोग होने लगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, USA स्थलाकृतिक फोटोग्राफी किया जाने लगा। इसे एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता था। उपग्रहों का भी आविष्कार किया गया। 1950 to 60 के दशक में उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग का विकास शुरू हुआ। 1957 में सोवियत संघ द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया। रेलेवेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ज्योग्राफिकल स्टडी। भौगोलिक अध्ययन में सुदूर संवेदन की प्रासंगिकता। भूगोल में पर्यावरण में मौजूद सभी तत्वों का
अध्ययन किया जाता है। इन सभी तत्वों का एक रूप मानचित्र में देखने के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग भौगोलिक अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कृषि क्षेत्रों का संदर्भित करना हो या मिट्टी का वर्गीकरण करना हो या किसी देश के सभी भागों को एक ही मानचित्र में देखना हो, सुदूर संवेदन इसके लिए संभव जरिया है। सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग: स्थलीय अनुप्रयोग, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक, सामुद्रिक अनुप्रयोग, पार्श्ववर्ती गहरे समुद्री, वायुमंडलीय अनुप्रयोग, जलवायु, वायुमंडलीय परतें, प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रल आंकड़ा अर्जन, मानचित्रण तकनीक आदि में हम सभी सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं ताकि सूचनाओं का अत्यधिक सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया जाए और निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। सुदूर संवेदन का प्रयोग भौगोलिक कार्य में एक बहुत ही उपयोगी वस्तु बन चुका है। देखते हैं इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। फर्स्ट, मृदा मानचित्रण। किसी क्षेत्र का विस्तृत मृदा सर्वेक्षण उस क्षेत्र के संसाधन सूचनाओं का प्रारंभिक स्रोत होता है। भूमि उपयोग योजनाओं में इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न भूमि उपयोगों में मिट्टी की उपयोगिता की जानकारी भूमि के गलत उपयोग तथा पर्यावरण ह्रास को रोकने में सहायता करता है। भूमि योजनाओं में यह एक प्रभावशाली यंत्र की भांति कार्य करता है। सुदूर संवेदन विस्तृत भू भाग की मृदा आर्द्रता की माप कर सकता है। रडार एक ऐसा प्रभावशाली संवेदक है जो धरातलीय आर्द्रता का गुणात्मक तथा मात्रात्मक मापन करता है। मृदा आर्द्रता के द्वारा रडार पृष्ठ प्रकीर्णन प्रभावित होता है। बहुकालिक रडार बिंब लंबे समय के आर्द्रता अंतर को दर्शाते हैं। इस प्रकार रडार की एक ऐसा सुदूर संवेदक है जो मृदा की डाइलेक्ट्रिक नियंत्रण को बताता है। यह नियतांक मिट्टी में पानी की मात्रा की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। सेकंड, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान पृथ्वी के धरातलीय जल का अध्ययन है, चाहे यह जल धरातल पर बह रहा हो, बर्फ व हिम के रूप में जमा हो या मिट्टी के द्वारा धारण किया हो। जल विज्ञान सुदूर संवेदन के कई अन्य उपयोगों से संबंधित है। सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जो जलवायु विज्ञान के तथ्यों की गतिशीलता एवं धरातलीय वितरण का सदर्शी दृश्य प्रस्तुत करता है। सक्रिय संवेदक क्षमताओं के द्वारा रडार के जल विज्ञान के अध्ययनों में नए आयाम प्रस्तुत करता है। सुदूर संवेदन द्वारा जल विज्ञान के उपयोग: जल पल्लवित भूमि का मानचित्रण एवं प्रबोधन, हिम आच्छादित क्षेत्रों का प्रबोधन, हिम की मोटाई का मापन, हिम जल समविस्तार का निर्धारण, हिम जल तथा झील बर्फ का प्रबोधन, बाढ़ मानचित्रण तथा प्रबोधन, नदी डेल्टा परिवर्तनशीलता का संसूचन, अपवाह तथा मानचित्रण तथा जलागम मॉडलिंग, सिंचित कार्यक्रम, बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण एवं मानचित्रण। सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग बाढ़ क्षेत्रों के प्रबोधन तथा विस्तार जानकारी के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा साधन है जो अतिशीघ्र बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण, बाढ़ की बढ़ती व घटती प्रवृत्ति, नुकसान, प्रभावित क्षेत्र इत्यादि की जानकारी में प्रभावी भूमिका निभाता है। बाढ़ युक्त मैदान के मानचित्रण करने में पूर्व सरिता मार्गों तथा नदी विस्तार अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनका निर्धारण सुदूर संवेदन उत्पादों के अवलोकन एवं विश्लेषण से लगाया जाता है, जो बाढ़ नियंत्रण योजना में अति सहायक होते हैं। भूमि उपयोग मानचित्रण: प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उपयोगों में लाई गई भूमि को सुदूर संवेदन तकनीक के द्वारा संसूचन किया जाता है। वे किसी भी उपयोग, कृषि, वानिकीकरण, आवास, उद्योग, सड़क की मात्रा, विस्तार तथा वृद्धि एवं ह्रास क्रम को बहुत आसानी से अंकित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, वनस्पति घनत्व का मानचित्रण, वन विभाग का मानचित्रण, आग का निर्धारण तथा मानचित्रण, बायोमास आकलन, प्रजातियों का आकलन, वन विनाश एवं वनीकरण का मानचित्रण। बहुकालिक सुदूर संवेदन आंकड़े प्राकृतिक वनस्पति की परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। पूर्व वर्षों के बिंबों की तुलना वर्तमान बिंबों से करने पर वनों के आकार एवं ह्रास के विस्तार को मापा जा सकता है। उच्च विभेदन वाले आंकड़े वनों के विलुप्त होने के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सुदूर संवेदन युक्तियों ऐसे क्षेत्रों की भी सूचनाएं प्रदान करते हैं जो प्राय मनुष्य की पहुंच से बाहर होते हैं। कभी कभी ऐसे क्षेत्र जहां पर अवैधानिक कटान
निरंतर जारी हो और उसकी कोई जानकारी न हो तो ऐसे क्षेत्रों के लिए सुदूर संवेदन आंकड़े प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रजातियों की पहचान एवं मानचित्रण। सुदूर संवेदन एक ऐसा साधन है जो विभिन्न वन प्रकारों की पहचान एवं सीमांकन तीव्रता से कम समय में करता है। यद्यपि यही कार्य परंपरागत साधन में बहुत समय में अपूर्व रूप से किया जा सकता है। सुदूर संवेदन में आंकड़े अलग अलग मापक पर उपलब्ध होते हैं जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय मांग की पूर्ति करते हैं। बृहद मापनी पर प्रजातियों की पहचान बहु स्पेक्ट्रम हाइपर स्पेक्ट्रल या वायु फोटो आंकड़ों से की जा सकती है। लघु मापनी पर प्रजातियों के आवरण एवं सीमांकन रडार या आंकड़ा विश्लेषण से किया जाता है। वनों में आग का मानचित्रण। सुदूर संवेदन का उपयोग वन क्षेत्रों के अग्नि के प्रबोधन तथा संसूचन के लिए किया जा सकता है। आग लगने के बाद प्रजातियों में पुनः वृद्धि होती है। इस तरह के अध्ययनों में सुदूर संवेदन एक निगरानी करने वाली भांति कार्य करता है। सुदूर संवेदन आंकड़ों में जले भाग व जल रहे भाग के संबंध में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, जिससे आग की दिशा व गति का पता लगाया जा सकता है। नगरों का अव्यवस्थित प्रसार। सुदूर संवेदन अध्ययनों से ग्रामीणों से नगरों में भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रबोधन से जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा नगरीय क्षेत्रों तथा इनके खंडों का मानचित्रण किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा सकता है। समुद्री अनुप्रयोग। समुद्री गतिशीलता तथा उनके प्रभावों का मानचित्रण एवं प्रबोधन सुदूर तकनीक के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। सुदूर संवेदन आंकड़ों का प्रयोग कर समुद्र के सतह का तापमान तथा मछलियों के संभावित बहुलीय क्षेत्रों के नृत्य रूप से सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। समुद्री प्रतिरूपों की पहचान, धाराएं एवं प्रादेशिक संचालन प्रतिरूप, लहरें, भंवर, उथला जल भाग, तूफान की भविष्यवाणी, मछलियों के भंडार तथा समुद्री जीवों का मूल्यांकन। समुद्री उत्पादकता। समुद्री तटीय आकृतियां का मानचित्रण, समुद्री वनस्पति मानचित्रण। वानिकी, वन आवरण का मानचित्रण, वनस्पति घनत्व का मानचित्रण, वन विभाग का मानचित्रण, आग का निर्धारण। इस तरह से सुदूर संवेदन भौगोलिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।